आपने लास्ट 6 महीने में या ये कह लीजिए लास्ट 1 साल में रगड़ के मेहनत की है CUET PG केमिस्ट्री एग्जाम के लिए। ठीक है, ये है कि नहीं की, सही सही बताइए। आपने थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले रटे हैं, ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म समझी है, और इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस याद किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है सिर्फ एक दिन। और एक दिन कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एग्जाम डे। देखिए बेटा, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो मॉक टेस्ट में तो टॉप करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आता है एग्जाम का तो उनका स्कोर एवरेज से भी कम आता है। मैं दूसरों का क्या बताऊं, मैं अगर अपने ही इंस्टीट्यूट की बात करूं तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको देख के लगता है कि हर एग्जाम में, हर मॉक एग्जाम में वो टॉप करते हैं। उनके मतलब 100 में से लेट से 80-85 मार्क्स आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एग्जाम का दिन होता है और जब वो पेपर दे के आते हैं तो कितने ही बच्चों को मैंने ये कहते हुए सुना है, सर पेपर बहुत ईजी था, क्वेश्चंस आपने जो कराए थे 100 क्वेश्चन में से 90-95 क्वेश्चंस आप ही के नोट्स के थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए। और जब मैं उनसे पूछा हूँ कि जब पेपर इजी था, जब सारे क्वेश्चंस हमारे ही नोट से आए थे, फिर आप क्यों नहीं कर पाए? सर टाइम कम पड़ गया। सोचिए, आपको क्वेश्चन 75 क्वेश्चन करने होते हैं CUT के एग्जाम में, है ना, और समय आपके पास लिमिटेड 100-105 मिनट का होता है लगभग लगभग। तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको एक प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट करके चलना चाहिए था। ठीक है, तो क्या होता है कि केवल पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। आपने अगर पूरा का पूरे टॉपिक्स अगर पढ़ भी लिए हैं, अगर आपको पूरा कंटेंट याद भी है, लेकिन अगर आप समय को सही से मैनेज नहीं कर पाए, आपका माइंड, टाइम और कहते हैं ना माइंड, सोल और बॉडी, ये बिल्कुल तीनों चीज परफेक्टली क्या होनी चाहिए? सिंक होनी चाहिए। तो जब हमारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर सब कुछ पढ़ाया आप ही के पास से आया था, सब कुछ सही आया था हमारे पास, लेकिन पढ़ नहीं पाए, फिर जब मैं उनसे थोड़ा सा और पूछता हूँ ना खुद के कि भाई टाइम कम क्यों पड़ गया था? सर वो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ही इतने ट्रिकी थे कि हम ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को ही करते रह गए, उसी में पूरा का पूरा समय चला। बाकी क्वेश्चंस जब हम आए फिजिकल केमिस्ट्री की या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे, तो देखा उसमें तो बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन थे, लेकिन क्या करें सर, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं था। तो बेटा ये चीज क्या बताती है? क्या उस बच्चे में दिमाग की कमी है? नहीं, ये सारे की सारी चीजें साइकोलॉजिकल हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको, क्योंकि देखिए एग्जाम टाइम का, जब आप मॉक टेस्ट देते हो और जब आप एग्जाम देते हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, माहौल का फर्क होता है, उस एनवायरमेंट का फर्क होता है। मॉक टेस्ट देते समय आपको ये फीलिंग नहीं आती कि हम एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं। इसीलिए मैं हर बच्चों को कहता हूँ कि जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो ये सब फील करके दो कि आप एग्जाम सेंटर में ही बैठे हो, ताकि उस रियल एग्जाम कंडीशन को आप सिमुलेट कर सकते। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियां, 5 से 6 गलतियां मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि अगर आप इसको अवॉइड करना रोक लो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, CUET PG केमिस्ट्री आपका हो। लेकिन अगर इन मिस्टेक्स पे जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप कितनी ही मेहनत कर लो, कितना ही पढ़ लो, कितना ही आपको आता हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के डिस्कस करते हैं वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स या कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं जिनको हमें समझना होगा और उनको अवॉइड करना होगा, और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, उसको कैसे टैकल करना है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करें। मिस्टेक नंबर 1, द ईगो ट्रैप। बोलोगे कि सर ये ईगो ट्रैप क्या है? मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपके, मान लीजिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपने बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, सपोज कीजिए जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसमें से सवाल जनरली बहुत ईजी आता है, 10 में से 9 बार तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ही लोगे। लेकिन वो एक क्वेश्चन कभी ऐसा हो सकता है कि वो आए और वो आपसे हिले तक। ठीक है, अब उस समय क्या होता है बच्चों के दिमाग में, बच्चों की साइकोलॉजी कैसे काम करती है कि यार मैंने तो इसमें इतना टाइम दिया था, मेरे को तो IUPAC बहुत अच्छे से आता था, मेरे को तो उसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना बाएं हाथ का खेल था, फिर ये सवाल मेरे से बन क्यों नहीं रहा? और बच्चा क्या होता है, उसी में अटक जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। आप देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब चाहे वो आप इजी सॉल्व करो तो भी 4 मिलेंगे, टफ वाला सॉल्व करो तो भी 4 मिलेंगे। तो कोई भी चीज बेटा आप अपने ईगो पे मत लेना। ईगो पे मत लेना मतलब ये नहीं सोचना कि हमने इस टॉपिक पे इतना समय दिया है, हमने इतनी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल काइनेटिक्स का, काइनेटिक्स के सवाल पे हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, हमें बहुत अच्छे से काइनेटिक्स के सारे सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो हमसे 1 या 2 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हो, तो बेटर है कि उसको छोड़ दो। देखो क्या होता है ना कि वन साइडेड प्यार हमेशा खतरनाक होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। आपको काइनेटिक्स से प्यार है, आपको काइनेटिक्स के उस क्वेश्चन से प्यार है जो एग्जाम में आया है, लेकिन वो दिक्कत ये है कि आपसे बन नहीं रहा। वो आपसे प्यार नहीं करना चाह रही, वो नहीं बन रहा उससे, लेकिन आप लगे हुए हो कि नहीं मैं तो करके ही मानूंगा, मैं तो करके ही मानूंगी। तो क्या होगा? बेटर है ब्रेकअप करो, आगे बढ़ो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, तो इस मिस्टेक्स का, ईगो ट्रैप का सबसे आसान फिक्स क्या है, सबसे आसान सोल्यूशन क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और 1-2 मिनट में आपसे नहीं सवाल बन रहा हो या आपको समझ में आ रहा हो कि नहीं यार इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मूव ऑन टू द ब्रेकअप करो उस क्वेश्चन से एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। मिस्टेक नंबर 2, द यूनिट नाइटमेयर। क्या है ये यूनिट नाइटमेयर? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं तो सबसे ज्यादा जो ट्रिकी पार्ट होता है ना फिजिकल में, वो न्यूमेरिकल्स पार्ट नहीं होते बेटा। क्यों? क्योंकि फिजिकल के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो तो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। ट्रिकी पार्ट क्या होता है? यूनिट कन्वर्शन। मैं आपको बहुत एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन, याद है आपको शायद? डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। अब होता क्या है, बाई स्टैंडर्ड कन्वेंशन जो डेल्टा एच है, एंथैल्पी चेंज है, वो रिपोर्ट करते हैं किलो जूल पर मोल में। ठीक है। जो डेल्टा जी है वो भी रिपोर्ट करते हैं किलो जूल पर मोल में। लेकिन जो डेल्टा एस है, एंट्रोपी चेंज, वो रिपोर्ट करते हैं जूल्स में। वो किलो जूल में रिपोर्ट नहीं करते। तो जब भी आपको डेटा दिया होगा तो क्या होगा, आपको डेल्टा एच दिया होगा इतने किलो जूल पर मोल, आपको लेट से टेम्परेचर दिया गया होगा, आपको कोई और वैल्यूज दी गई होंगी और आपसे पूछा होगा कैलकुलेट डेल्टा जी, है ना? अब होगा क्या, डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए आपको डेल्टा एच चाहिए और डेल्टा एस चाहिए। वो वैल्यूज आपको गिवन होंगी, लेकिन डेल्टा एच किस में होगी? किलो जूल पर मोल में, और डेल्टा एस होगा जूल्स पर केल्विन में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, या तो सारे को किस में कन्वर्ट कर लो, किलो जूल्स में। कैसे करते हैं? तो 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल्स होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या जूल्स को कन्वर्ट कर लो किलो जूल्स में 1000 से डिवाइड करके। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं ना, वो करते हैं यूनिट में। क्योंकि वो क्या करते हैं ना, एग्जाम का प्रेशर ही होता है इतना है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसा आता है फॉर्मूला, तो जो वैल्यूज दी होती है डायरेक्टली हम उस वैल्यूज को रख के सॉल्व कर देते हैं, तो आते हुए भी हमारा सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको बहुत एक और एग्जाम्पल से देता हूँ। आपने आइडियल गैस इक्वेशन सुनी होगी, पीवी इजिकल टू एन आर टी। और यहीं पे क्या करता है बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, बोले कि सर इसमें क्या है? अब आप एक बार बताओ, पीवी इजिकल टू एन आर टी वाला फॉर्मूला तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब 11th में 12th में बीएससी में आपने ये सारी की सारी चीजें पढ़ी ही होंगी। पीवी इजिकल टू एन आर टी का फॉर्मूला, अब पी क्या है बेटा? प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो क्या होगा, वो जनरली क्या होगा, प्रेशर दिया गया होगा, मतलब पी वी, दो दो वेरिएबल्स हैं, एन और आर। तो ये तो आपको पता ही क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। टेम्परेचर वेरिएबल होता है। इन तीनों में से, पी वी और टी में से कोई दो वैल्यूज गिवन होंगी और एक पूछा होगा। सपोज कीजिए प्रेशर दिया गया होगा, वॉल्यूम पूछ लेगा। टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे बताओ क्या वॉल्यूम होगा, इस प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या वॉल्यूम होगा, या इस प्रेशर और वॉल्यूम पे क्या टेम्परेचर रहा होगा। आप बोलोगे कि सर इसमें दिक्कत क्या है? बेटा इसमें दिक्कत ये है कि प्रेशर वो पता है इतना आसान नहीं होगा। प्रेशर वो देगा एटीएम में, ठीक है, तो वॉल्यूम दे देगा वो लीटर में, टेम्परेचर दे देगा केल्विन में। अब लगाओ फॉर्मूला, क्यों? अब आर की जो यूनिट है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? अगर आप प्रेशर ले रहे हो एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम ले रहे हो लीटर में, आर की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्रेशर दिया है पास्कल में, जो उसकी ऐसा यूनिट है, और वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब, तो आपको आर की वैल्यू लेनी पड़ेगी 8.314 जूल्स। तो प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट देख के आर की वैल्यू डिसाइड होगी। लेकिन हमको क्या होता है, बच्चे क्या याद करते हैं, अच्छा आर की वैल्यू 0.0821, हर जगह नहीं होगा ये। तो डिपेंड करता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके कितने सही होंगे। कि मोस्टली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप यूनिट को मैच करो। इसका सबसे अच्छा फिक्स क्या है बेटा, कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि सारे जो जो फॉर्मूला, जैसे सिंपल एग्जाम्पल पी विजिकल टू इन सब की यूनिट क्या क्या है, ये दिमाग में एक बार डाल दो। डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा एच माइनस टी, तो एक बार देख लो सारी की यूनिट किस में है। ऐसा तो नहीं कि कोई किलो जूल में और कोई जूल्स में है, ऐसा तो नहीं कि कोई एक अलग यूनिट में है कोई एक अलग यूनिट। सबकी यूनिट्स को आपको सेम मतलब जब आप दिमाग में ये रखोगे कि जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें एक बार ये सॉल्व करने से पहले ये देख लो कि सारे के सारी वैल्यू जो दी है क्या वो सेम यूनिट में है। एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन से तो ये है मिस्टेक नंबर 2 जो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। ठीक है। मिस्टेक नंबर 3 जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, वो तुक्का पावर। बोले सर तुक्का पावर क्या है? तुक्का पावर ये होती है बेटा, देखो आप समझो कि आपके एग्जाम में सीयूटी पीजी का
इसमें नेगेटिव मार्किंग। अगर आप चार में से दो ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो बेटर है उस सवाल को छोड़ दो। क्यों? कभी कभी होता है कि जैसे ऑर्गेनिक में खासकर कि दो क्वेश्चंस आए, एक में सिस आया, एक में ट्रांस आया, एक में आर कॉन्फ़िगरेशन का आया, एक में एस आया, ठीक है, एक में डैश आया स्टीरियो केमिस्ट्री में, एक में वेज आया। तो अगर आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो उसमें जय माता दी वाला अप्रोच नहीं लगाना। जय माता दी मतलब जय माता दी करते हैं ना जैसे बच्चे, या इनकी पिंकी पोंकी वाला अक्का बक्का बंदर को 80 नंबर को रसो, ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपका स्कोर इतना नीचे ले जा सकता है कि आप उस चीज को कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप सोचो, आपने तुक्का पावर के भरोसे एक क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट किया जिसमें आप दो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, और जय माता दी अप्रोच लगा के या इनकी पंक्ति में अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को लगा के अगर आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की इस उम्मीद में कि अगर मेरा ये तुक्का पावर सही हो गया 4 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन सोचो बेटा अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो कितने मार्क्स जाएंगे आप बोलोगे कि सर एक जाएगा। नहीं बेटा, एक नहीं जाएगा, आपको सीधे सीधे लॉस होगा 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का कैसे? 4 मार्क्स तो हमको मिल जाते अगर आप उस क्वेश्चन को सही करते, वो तो मिले नहीं, ऊपर से -1 और मिलते। तो ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना सही, उसको ये क्या करने लगेगा, खाने लगेगा, आप तो इसको ड्रास्टिकली गिर जाएगा। और अगर आप सोचो कि सीयूटी जैसे एग्जाम में जहां आप 5 मार्क्स से पीछे हो गए और ऐसे आपने सोचो 3-4 क्वेश्चन में तुक्के लगा दिए और 20-25 मार्क्स आपने यही कम कर दिए, यू आर आउट ऑफ कॉम्पिटिशन। 5 से 6 क्वेश्चन आप गलत कर दो तुक्के में लगा के एंड यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। अब अगले साल आप किसी जगह या तो फिर किसी लोकल जगह एडमिशन ले लीजिए एमएससी। अगर आपका सपना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करने का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, ऐसी जगह से करने का है, तो बेटा उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन शो करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल शो करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर क्वेश्चंस आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे कोई बुरी बात नहीं है, ईगो पे मैंने कहा ना मिस्टेक नंबर 1, ईगो पे मत लीजिए, नहीं बन पा रहा कोई बात नहीं, होता है। इवन आज मैं भी अगर एग्जाम देने जाऊंगा ना तो कोई गारंटी नहीं कि पूरे के पूरे सवाल बन ही जाए। एग्जाम का माहौल के साथ में, एग्जाम के माहौल में और जब भी आप घर बैठ के सॉल्व करते हो तो उसमें बहुत फर्क होता है। तो देखो, अगर आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करोगे, छोड़ दोगे, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो बेटर 0 इज बेटर देन -1 ना। -1 से तो अच्छा ही है ना कि 0 मार्क्स हो जाए। समझ में आई चीज? तो ये चीज पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ओवर थिंकिंग नहीं करना है और जय माता दी वाला अप्रोच नहीं लेना। ठीक है, ये थी आपकी मिस्टेक नंबर। चौथी मिस्टेक जो अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं और जो मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में भी और ऑनलाइन बैच में हर बच्चों को बताता हूँ, क्या? ओवर। इसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस। अब देखो होता क्या है, आपने जैसे अगर इनऑर्गेनिक पढ़ी होगी तो आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा जो एक्सेप्शन आते हैं ना बेटा, वो किस में आते हैं? वो इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो क्या होता है कि जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे होते हैं, इनऑर्गेनिक हमने अच्छे से पढ़ी होती है ना, तो हमको ये पता होता है कि बहुत सी जगह क्या होगा, आपको एक्सेप्शन होते ही होगा। तो हमारा माइंड क्या होता है, ये अकस्टम्ड हो जाता है, यूज टू हो जाता है इस चीज को कि यार अगर इनऑर्गेनिक का सवाल आया तो हो सकता है कि उसमें क्या हो, एक्सेप्शन। अब होगा क्या कि एग्जाम में बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, है ना? आपको लगेगा ये भी क्वेश्चन एक्सेप्शन का होगा। क्यों? सीयूटी जैसे एग्जाम दे रहे हैं यार, नेशनल लेवल के एग्जाम है, इतना आसान क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे? जैसे सिंपल, आपको पता है पीरियोडिक ट्रेंड टॉप टू बॉटम जाते हैं, एलो डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन से आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोरोन फैमिली के एक्सेप्शन होता है, कार्बन फैमिली के एक्सेप्शन होते हैं, डी ब्लॉक में तो बहुत एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन सिंपल आया है जैसे हेलोजन फैमिली, तो उसमें तो ऐसा कोई एक्सेप्शन है नहीं। लेकिन आपने क्योंकि इतने सारे एक्सेप्शन पढ़ लिए और आपके दिमाग में ये बस गया है कि इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, तो आपको लगेगा यार कि इसमें भी एक्सेप्शंस नहीं है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा खासा आता हुआ क्वेश्चन आपको पेपर दोगे, गलत कर दोगे। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो आपने पढ़ा है उसके पढ़िए। मैं देखता हूँ ना, ऐसे ही नहीं, सीयूटी वाली बात नहीं, आईआईटी जेम का पेपर हो, सीएसआई नेट का हो, गेट का पेपर हो, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना, ये ओवर थिंकिंग की बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रसित रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से। और होता है उनको ये चीज, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग कर देंगे। आप सोचो, मैं आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताऊँ ओवर थिंकिंग। गेट में मेरे को एग्जैक्टली ईयर याद नहीं कौन सा था, एक बार सवाल आया था क्या कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द नंबर, उस समय फिल इन द ब्लैंक चलता था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या एक कोवेलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ऐसा कुछ सवाल था। आप सोचो, क्या ये लट्टू क्वेश्चन नहीं है? आपको पता होगा ना एक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। आप बोलोगे सर
क्या मजाक कर रहे हो, हमसे पूछ रहे हो, ये भी कोई पूछने की चीज है? दो। आप बिलीव नहीं करोगे, उस केस में 50% ऑफ बच्चे ये आंसर या तो करके नहीं आए या तो गलत कर। 50% बच्चे, 100 में से 50 बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं। सोच, उनमें से कुछ बच्चे तो हमारे ही थे। क्या झूठ क्यों बोला भाई, जो है वो चीज है। तो जब मैं वो पेपर एनालिसिस कर रहा था, डिस्कस कर रहा था, तो जब मैंने बोला तो मैंने कहा "यार भाई, एक कोवैलेंट बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है?" तो आई वाज डैम श्योर कि यार ये क्वेश्चन तो सारे बच्चों ने कर ही लिया होगा। मैंने कहा एक लड़के क्वेश्चन ने कर लिया होगा, इसका आंसर दो है। एक लड़की उठ खड़ी हुई, सर दो कैसे हैं? तो मैंने कहा तो तुम्हारे हिसाब से कितना है? उसने कहा कि सर मेरे हिसाब से तो एक है। मैंने कहा अच्छा, समझाओ कैसे? बोले देखिए सर क्या होता है, एक बॉन्ड, उसने पूछा है कि एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो सर एक बॉन्ड तो दो एटम से मिलकर बनेगा ना, और दो एटम्स में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पर एटम इलेक्ट्रॉन कितने हुए? एक। तो सर एक बॉन्ड एक्चुअली देखा जाए तो इफेक्टिवली एक ही इलेक्ट्रॉन से बनकर बनता है। तो वेरी गुड, वेरी गुड एनालिसिस फॉर -1। ठीक है। तो क्या कर दिया बेचारी, उस लड़की ने, बेचारी ने क्या कर दिया? पीएचडी कर दी उसने। इतना पूछा ही नहीं था। क्या होता है ना कि कभी कभी इतना सीधा सा सवाल या इतना आसान सवाल आ जाता है ना, तो हमारा माइंड जो है ना उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मुझे लगता है इतना सीधा सवाल कैसे पूछे, जरूर इसमें साइन थीटा cos थीटा लगा होगा, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बच्चा उसमें साइन थीटा cos थीटा लगा के आ जाए। इसलिए ध्यान रखिए बच्चों कि, है ना, क्या, कि जो एक्सेप्शंस आपने पढ़े हैं वो तो हैं, वो आपको पता होंगे, लेकिन जब क्वेश्चंस आए तो सबसे अच्छा है कि आप उसकी मेरिट पे पढ़िए। आप क्वेश्चंस को पढ़िए, क्या पूछा है, फिर आपने क्या पढ़ा है उस चीज से उसको रिलेट कीजिए। अननेसेसरी प्री जुडिस मत बना लीजिए, मतलब आप पहले से अपना एक फिक्स माइंडसेट मत बना लीजिए कि नहीं, अगर इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया है तो एक्सेप्शन हो गई, ऑर्गेनिक का आया है तो उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी ही, बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हो नहीं सकता, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को देख के डिसाइड करो कि उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे खतरनाक मिस्टेक है जो बहुत से बच्चे करते हैं, ओवर थिंकिंग एनालिसिस। मिस्टेक नंबर 5, 5 या 6, मुझे सीक्वेंस याद नहीं है। तो सिक्वेंशियल ट्रैक, क्या है ये सिक्वेंशियल ट्रैक? इसमें क्या होता है ना कि सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं बच्चे, पेपर को सीरियल वाइज सॉल्व करते हैं, सीक्वेंस वाइज, पहले से लेके आखिरी तक। क्यों करना है? देखिए, फॉर्मेट सीयूटी पीजी का कुछ ऐसा है कि उसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और लेवल जो होता है क्वेश्चंस का अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैं हर बच्चों को ये रेकमेंड करता हूँ कि आपको सीरियल वाइज पेपर सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना, अगर आप अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहते हैं तो। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी, ये मिस्टेक अलोन अगर आप अवॉइड कर दें, अगर अकेले यही मिस्टेक सुधार लेना, तो आपका स्कोर 15 से 20 मार्क्स वैसे ही बढ़ जाएगा। क्या है तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो द सोल्यूशन इज थ्री फिक्स स्टेप, थ्री फिक्स स्टेप्स बेसिकली जिसे हम बोल सकते हैं। क्या है ये? सबसे पहले जब आपका एग्जाम शुरू हो तो शुरू के 10 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को सिर्फ रीड करिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेपर को देखिए। तो देखिए आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्टली किया जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फॉर्मूला लगा के थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस लगेगा, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, जिसमें मैकेनिज्म बेस्ड है या उसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस लगेगा। तो आप सॉल्व मत, आप डायरेक्टली सॉल्व मत कीजिए सीक्वेंस वाइज। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1, 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड है, या जो सिर्फ देख के आप सॉल्व कर सकते हो। होते हैं बेटा बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में के कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में, जैसे मैं आपको सॉलिड स्टेट अगर आपने पढ़ा हो, तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक बीसीसी की। तो इसमें आपको सॉल्व थोड़ी ना करना है, इसमें तो ये सारी सारी चीजें हमको पता होंगी। तो बहुत से क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे बेटा जो आप सिंपली देख के सिर्फ सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आपको ये करना है कि पहले उसको देख के सॉल्व करना है। दूसरी चीज क्या करनी है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मांगते हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज रखेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे आखिरी में क्या करना है आपको, सबसे आखिरी में आपको करना है एमएसक्यू सेक्शंस। एमएसक्यू सबसे आखिरी में करेंगे, क्यों? क्योंकि एमएसक्यू बहुत ट्रिकी होते हैं। क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर आपके जब सारे ऑप्शन सही हैं तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है जिसके 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो आपने बहुत एनालिसिस करके 2 ऑप्शन लगा लिए लेकिन तीसरा नहीं आया, डिटेक्ट करता है, क्या फायदा?
तो आपका टाइम भी गया और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो एमएसक्यू वाले क्वेश्चंस को आखिरी में, है ना, इफ द टाइम पास। सबसे पहले एमसीक्यू न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप वाले वैसे क्वेश्चन कीजिए। उनमें से भी सबसे पहले जो, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा था कि 10 मिनट शुरू के आपको पेपर देखना जरूरी है। तो आपको उससे होगा क्या बेटा, आपको आइडिया हो जाएगा क्या, पहला आइडिया ये हो जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, ऐसा मॉडरेट है, ये टफ है, जो भी। उनमें से सबसे पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए जो सीधे डायरेक्ट सॉल्व किए जा सकते हैं, डायरेक्ट देख के हम उसे कर सकते हैं विद इन 1 या 2 मंथ्स। फिर उन क्वेश्चंस को कीजिए जो थोड़ा बहुत फॉर्मूले लगा के वैल्यूज रख के न्यूमेरिकल्स करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा तीसरा स्टेप लास्ट में ही आप एमएसक्यू को अप्रोच कीजिएगा, ठीक है। तो बेटा ये थी वो 5 मिस्टेक्स जो मोस्टली बच्चे करते हैं। तो द कंक्लूजन इज कि अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीख लिया तो देखिए आपने पिछले 6 महीने साल भर बहुत मेहनत की। अगर आप हमारे केआईसीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपने लेक्चर्स अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हमारे लेक्चर से, हमारे फेस्टिवल से, हमारे यूनिवर्सिटी से एक भी सवाल बाहर नहीं जाए। वैसे तो हम सारे की गारंटी लेते हैं, पर फिर भी 90% की गारंटी हम हमारे कोर्स में लेते हैं। हम तो बोलते हैं चाहे आप इंडिया का कोई सा भी एग्जाम दे रहे, नेट का हो, गेट का हो, आईआईटी जेईई हो, सीयूईटी पीजी हो, एमपीपीएससी हो, ग्रेड 1 हो, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के तो 90 क्वेश्चन हमारे केआईसीएस के ही होंगे। तो वो लेक्चर आपने किया है, वो पढ़ा है, वो मेहनत की है। अब बस बात यह है कि आपको अपना माइंड फोकस रख के ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। किसी भी हालत में ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी पूरी साल भर की मेहनत सिर्फ एक दिन में मिट्टी में मिल सकती है। तो आप सोच लो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका ईगो, आपकी जल्दबाजी, आपकी ओवर थिंकिंग, आपका ओवर एनालिसिस, कि आपका वो सपना जो आपने देखा था कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, बीएचयू से, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ऐसी जगह आप अपने आप को एमएससी करते हुए देख सकते हो। क्या ये सपना इतना छोटा है कि आप छोटी सी चीज के लिए, छोटे से ईगो के लिए, छोटी सी जल्दबाजी के लिए आप ये अपना सपना कुर्बान कर सकते हो, दांव पे लगा सकते हो? नहीं ना। थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा अपने आप माइंड को कंसोलिडेट कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, उसके हिसाब से अटेम्प्ट कीजिए। और क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कैसे फॉलो करना है, ये आपको। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये चेक करना कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ टेस्ट सीरीज की, जो कि हम जनरली अपने जो केआईसीएस के बच्चे होते हैं उनके लिए होती है। लेकिन ये एक फुल एंड टेस्ट सीरीज है जो मैंने सभी व्यूअर्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। और क्योंकि अब आपका सीयूईटी केमिस्ट्री का एग्जाम पास नहीं आ रहा है, तो आपको परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना है, तो आप नीचे दिए गए लिंक से आप उसमें रजिस्टर करके हमारी टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं। एक टेस्ट पेपर, कंप्लीट टेस्ट पेपर आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। और अगर आपको कोई करियर रिलेटेड डाउट्स है, अगर आप एक 1-to-1 सेशन चाहते हैं जहाँ की मैं पर्सनली आपके साथ डिस्कस करूं कि आपके करियर प्लान्स क्या होने चाहिए, आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होगा, नीचे दिए गए एक गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कीजिए। हमारी टीम आपको उससे कांटेक्ट करेगी और मैं आपसे 15 से 20 मिनट का एक 1-to-1 पर्सनल सेशन, जहाँ पर मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या एक्चुअली स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए, और आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट होगा। अगर आप एक अपना करियर एनालिसिस चाहते हैं, करियर काउंसलिंग सेशन चाहते हैं मेरे से, नीचे दिए गए फॉर्म को भरिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और उन बच्चों को जो सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। समय कम है, मैक्सिमम बच्चों को जितना फ़ायदा हो सकता है उसको आप पहुंचाने का माध्यम बनिए। तो बस इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।